ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज 5.1% और PLFS ने बोला है कि अपना 3.1% है यहाँ का। तो 2023-24 का PLFS की फाइंडिंग अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये डिक्रीज़ हुआ है। 2017-18 में वो ज़्यादा था, 6% तक एम्प्लॉयमेंट रेट थी, उसके बाद लगभग कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ हुआ है। और इंडिकेटर्स देखें तो जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो 22-23 और 23-24 में ट्रेंड में जो है सब चीज़ ही इंक्रीज्ड है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ग्रॉसली अनचेंज्ड है, बाकी सारा चीज़ जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अर्बन रूरल, मेल फीमेल और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये सारा चीज़ इंक्रीज्ड है। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60% है और ओवरऑल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 58% है। तो PLFS जो है ये 2017 में लॉन्च हुआ था टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स, एंड द की इंडिकेटर्स यूज इन द PLFS इज द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एंड विच इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन in a population, labor force participation rate, that persons in the percentage of the persons in the labor force that is working or seeking or available for work in the population। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो है परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग पर्सनस इन दी लेबर फोर्स में, बाकी दोनों पॉपुलेशन में है, ये पर्सनस इन लेबर फोर्स में कितने अनएम्प्लॉयड है उसमें है। एंड एक्टिविटी स्टेटस, तो इट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी परसूड बाय पर्सन्स ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड दैट इज़ प्रीसीडिंग डेट ऑफ सर्वे। एंड जो ये होता है ये यूजुअल स्टेटस होता है, करंट वीकली स्टेटस होता है। यूजुअल स्टेटस का रेफरेंस पीरियड 365 डेज रहेगा लास्ट एक साल का, और करंट वीकली का लास्ट 7 डेज यानी लास्ट वीक का रहेगा रेफरेंस पीरियड। एंड रिलेटेड न्यूज़ में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है इन द साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट जॉब्स फॉर रिजिलियंस रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट बिलो एवरेज एम्प्लॉयमेंट रेशियो फॉर वुमेन इन इंडिया, बिलो एवरेज है। एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है द इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, तो इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है बट ILO का, ये ध्यान रखना है। रिवील्ड दैट 1 out of every 3 अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स जो है ये यंग हैं, 1 out of 3। तो ये हो गया PLFS। नेक्स्ट इज गिग इकोनॉमी। पेज नंबर 72 में। नहीं 7.2 में गिग इकोनॉमी पेज नंबर। Recently, Karnataka government published draft Karnataka platform based gig worker social security and welfare bill. A gig worker is a person who performs work of participation in a work arrangement and earns from such activities outside of the traditional employer-employee relationship. Gig workers are broadly classified into category platform based, non-platform based. Platform based work is based on online or on software or digital platform, for example delivery workers of Zomato, and non-platform casual wage workers in conventional sector working part-time or full-time, for example domestic workers. Initiative for gig workers, the Code on Wages 2019 है, Code on Social Security 2020 है, ई श्रम पोर्टल है, PM सुरक्षा बीमा योजना है। इसका है कोड ऑन वेजेस में क्या है, प्रोवाइड फॉर यूनिवर्सल मिनिमम वेज एंड फ्लोर वेज अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 seeks to protect gig workers' rights by giving them social security protection. It also proposed to establish the Social Security Fund and National Social Security Board to supervise and implement the scheme
for the well-being of the gig and platform workers. E-Shram portal launched by Ministry of Labour and Employment attempt to facilitate basis on various social security schemes being implemented by different ministry departments to unorganized workers. PM Suraksha Bima Yojana, gig workers are eligible to get benefit of accidental insurance cover of up to 2 lakh for a year. ये हो गया. जी ओके. गिग वर्कर. नेक्स्ट इज लिविंग वेज. तो गवर्नमेंट सॉट टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम ILO टू क्रिएट द फ्रेमवर्क ऑफ लिविंग वेज. डिफरेंसेस क्या होते हैं लिविंग वेज में मिनिमम वेज में? तो लिविंग वेज में द वेज लेवल इंक्रीज नेसेसरी टू अफोर्ड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वर्कर एंड देयर फैमिलीज and aim is to improve the workers' quality of life. The minimum wage, the lowest legal hourly wage that employers must pay their workers, and the aim of the minimum wage to protect the workers from exploitation. तो ये मिनिमम तो एकदम ही मिनिमम है और ये थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ और इसके लिए है लिविंग वेज डिसेंट स्टैंडर्ड के लिए. एंड इश्यूज विद प्रेजेंट सिस्टम क्या है? तो प्रेजेंटली इंडिया फॉलोज द मिनिमम वेजेस विच हैज़ रिमेन्ड स्टैगनेंट सिंस 2017. द मिनिमम वेज एक्ट 1948 प्रोवाइड्स द गाइडलाइन बट डज नॉट स्पेसिफाई द मिनिमम वेज. कोड ऑफ वेजेस पास्ड इन 2019 proposed a universal wage floor which shall apply to all the states once implemented. Fixing minimum age in some jobs falls under the both Minimum Wage Act of 1948 and the Contract Labor Regulation and Abolition Act of 1970, leading to potential confusion. Wage payment discrepancies due to lack of enforceability of the national wage floor across state. Next है Issuance Regulatory Development Authority of India. Issuance Regulatory Development Authority of India. IRDAI. Issuance Regulatory Development Authority of India (IRDAI) identified Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation of India, New India Company as the systemically important insurers. तो domestic systematically important insurers क्या होते हैं? Insurers refers to insurers of such size, market important, इनका size बड़ा हो, market important हो, domestic and global interconnectedness, distress or failure would cause a significant dislocation of in domestic financial system. जैसे बैंक के वैसे ये है. TSIR perceived as too big to fail and too important to fail. Too big or too important to fail. TSIR subject to additional regulatory measures. IRDAI के बारे में बात करते हैं तो IRDAI का हेडक्वार्टर हैदराबाद में. इस साल हैदराबाद में क्या कर रहा है? On based on recommendation of Malhotra Committee as an autonomous body in 1990, incorporated as a statutory body in 2000, IRDAI as 1999. Objective is speedy and ordering growth of insurance industry and speedy settlement of genuine claims etc. The position IRDAI is 10-member body, chairperson के साथ साथ 5 full time member होते हैं, 4 part time members होते हैं. Now works on the Ministry of Finance. The role of IRDAI: issue, renew, modify, withdraw, suspend, cancel certificate of registration of insurance company, protect the interest of policyholder and adjudicate dispute between insurers and intermediaries or insurance intermediaries, promote and regulate professional organization connected with the insurance and the insurance business. What is the significance of IRDAI in transforming the insurance sector? ग्रोथ कैसे हुआ? इंश्योरेंस ग्रोथ कैसे हुआ? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो था, what is insurance penetration? So, is the percentage of insurance premium to GDP. It increased to 4.2%, which used to be 2.7% in 2001 to. मतलब 2 गुना हो गया इन 20 सालों में. And insurance density ratio of insurance premium to population, ये $91 हो गया compared to $11.5 in 2001.
Insurance for all by 2047. IRDAI is committed to ensure every citizen has appropriate life health insurance cover by 2047. तो ये हो गया इंश्योरेंस सेक्टर. व्हाट इज इंश्योरेंस प्रीमियम, सॉरी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, इंश्योरेंस डेंसिटी इम्पोर्टेंट फीचर, और ये दोनों डाटा इम्पोर्टेंट है. कहीं भी इंश्योरेंस आएगा तो ये दोनों नाम और ये दोनों डाटा लिखना मैंडेटरी है. सही है. नेक्स्ट है अपना बिजनेस में बी रेडी इंडेक्स. तो वर्ल्ड बैंक लॉन्च किया है दी फर्स्ट एडिशन ऑफ बिजनेस रेडी बी रेडी इंडेक्स. ये 3 ईयर का रोल आउट फेज है, स्पेनिंग 2024 से 26. दी असेसमेंट करेंटली इंक्लूड्स 50 इकोनॉमी. इंडिया नहीं है. इट रिप्लेसेस दी वर्ल्ड बैंक जो ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग रैंकिंग था उसको रिप्लेस करेगा, एंड विच वॉज इसका इंट्रोड्यूस इन 2021 ड्यू टू रेगुलेटरीज इन डेटा एंड एथिकल कंसर्न्स. In 2024, the business reform section plan ranking prepared by the Department of Promotion and Industries and internal trade will include some of the indicators tracked by the BRE index. फिर what is the B ready index अगर देखें तो it is a new data collection and analysis project of the World Bank Group to assess the business investment climate business and investment climate worldwide, accompanied by annual corporate reports आएगी इसकी. and it focuses on the 3 main areas. पहला हो गया अपना reform advocacy, encourage policy reforms by sharing benchmarks and fostering dialogues among the governor, business and world banks. फिर दूसरा है policy guidance, offers tailored recommendations for policy changes based on a data comparisons to the global best practices. And इसके अलावा analysis and research, supplies detailed data to support the research on private sector development and development factors. टॉपिक्स ऑफ BRE इंडेक्स क्या क्या है तो डिजिटल एडॉप्टेशन से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है, जेंडर रिलेटेड है. तो इसमें टॉपिक्स में अपना बिजनेस एंट्री, बिजनेस लोकेशन, यूटिलिटी सर्विसेज कैसे करेंगे, लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड्स, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मार्केट कंपटीशन एंड बिजनेस इंसॉल्वेंसी. पिलर्स जो है इंडेक्स के तो 3 पिलर्स हैं. एक तो पिलर फर्स्ट है अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दैट फर्म्स मस्ट फॉलो एज ओपन, ऑपरेट एंड क्लोज बिजनेसेस. फिर पब्लिक सर्विसेज में फैसिलिटेट टू सपोर्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड इंस्टीट्यूशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इनेबल बिजनेस एक्टिविटीज़. ऑपरेशनल एफिशिएंसीज में ईज ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड इफेक्टिव यूज ऑफ पब्लिक सर्विसेज डायरेक्टली रिलेवेंट टू द फर्म्स. इंडिया जो स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च भारत स्टार्टअप नॉलेज एसेस रजिस्ट्री, भास्कर इनिशिएटिव फॉर इंडिया जो स्टार्टअप इकोसिस्टम. भास्कर भारत स्टार्टअप नॉलेज एसेस रजिस्ट्री, स्टार्टअप नॉलेज एसेस. Bhaskar is a platform designated to centralize, streamline and enhance collaboration among the key stakeholders within entrepreneurs ecosystem, including startup and development. Centralize and digitalize, streamline करने के लिए है. तो its primary goal is to build world largest digital registry for stakeholders within startup ecosystem. And under the Startup India program, we aim to build a strong ecosystem for nurturing innovation and encouraging investment. ये हो गया. आपका की फीचर ऑफ वास्कर को सेटअप पे क्या है, पर्सनलाइज आइडेंटिफिकेशन, डिफाइंड यूनिक आईडी कार्ड फॉर टेलर्ड एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन, डिस्कवरेबिलिटी, एनहांस सर्च फीचर फॉर इजी लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल ब्रांडिंग,
promotes India's reputation as an innovation hub for global collaboration. Networking bridges gap between startup and stakeholders for serious interaction. And resources provides centralized access to tools and knowledge for efficient scaling. India startup ecosystem के बारे में बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है आफ्टर यूएस एंड चाइना इन द वर्ल्ड with 67 unicorn startup as per Global Unicorn Index 2024, which is released by research group Huron in 2023. तो यूनिकॉर्न क्या होता है? तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप इज प्राइवेटली हेल्ड कंपनी विदाउट एनी लिस्टिंग ऑन पब्लिक एक्सचेंजेस वैल्यू $1 billion or more US and supported with venture capital. Cheezels क्या होते हैं? They are startup most likely to go unicorn within 3 years and चीता क्या होते हैं? तो startup most likely to go unicorn within 5 years. तो चीता थोड़ा छोटे होते हैं, cheezels उससे बड़े होते हैं. Department for Promotion and Industry and Internal Trade. Department of Promotion of Industry and Internal Trade under Ministry of Commerce and Industry recognizes business as a startup. तो क्या है? एज लिमिट हो सकता है. तो एज लिमिट के लिए Ministry shall be considered a startup up to 10 years from date of incorporation. Entity type का must be a private limited company, partnership firm or limited liability company. And annual turnover should not be more than Indian rupees 100 crore in any of the previous financial years. तो इनको बोलेंगे स्टार्टअप. की फीचर्स ऑफ फंडिंग फॉर स्टार्टअप क्या है? वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी और एंजल फंड. These invest in early stages of a startup like alternative investment fund, private fund for investment categorized into category 1 AIF, category 2 AIF and category 3 AIF. AIF क्या होता है? Pool private fund for investment. तो कैटेगरी 1 में क्या होता है? वेंचर कैपिटल फंड, एंजल फंड, सोशल वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक्सेट्रा. कैटेगरी 2 में होते हैं फंड्स which does not fall in category 1 and category 3 and does not undertake leverage like debt fund. And category 3 होता है employ diverse or complex trading strategies and are allowed to employ leverage, for example hedge fund. ये सारा कैटेगरी सही से नहीं लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है. वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? दे इन्वेस्ट पूल्ड institutional fund in a startup with proven market traction, validated business model or scalability, seeking larger ownership stakes. They require ownership feature. वेंचर कैपिटल फंड उनको बोलते हैं. एंड एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं? दे इन्वेस्ट पर्सनल फंडेड अर्लियर and riskier stage to support a startup in initial growth. The angel fund, they are mostly from the families or relatives and they support the startup in initial phase in its growth. But वो जो venture capitalist होते हैं, they are capitalists, they are industrialists, they have much more money and they invest in the startup based on the scalability, future growth, etc. And they require, they seek larger ownership stakes in the startup in future. What are the initiative taken for the startup? तो अभी हम लोग एक भास्कर इनिशिएटिव पढ़ेंगे. उसके बाद मार्ग पोर्टल, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलियंस एंड ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप इंडिया बाय DPIIT. फंड फॉर स्टार्टअप्स इसके and Startup India by DPIIT, which aims to build a strong ecosystem for nurturing investment, innovation and encouraging investment. A startup grant Nidhi program by Department of Science and Technology, Samrit flagship program of Ministry of Information Technology for startup acceleration under National Policy on Software Product. We have to support existing and upcoming accelerators to select and address potential IT-based startup. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड लोन अप टू 20 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फॉर्म एंड माइक्रो स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस थ्रू कमर्शियल बैंक एनबीएफसी सेक्टर. मुद्रा योजना का बढ़ा दिया है ना, पहले 10 लाख था, 20 लाख कर दिया है ना. लोन सब तो 20 लाख हो गया है.
MSMEs को। अब है एंजल टैक्स। तो बेसिकली देखो गवर्नमेंट हैज announced to abolish the angel tax for all classes of investors to boost the entrepreneurial spirit and support innovation. Under the angel tax, that refers to the income tax that the government imposes on funding raised by an unlisted company or startup if their valuation exceeds the company's fair market value. तो अगर उनका वैल्यूएशन जो है कंपनी के फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा आता है एंड दे आर द अनलिस्टेड कंपनी, दे कहाँ चलोगे, कहाँ चलो, दे हैव टू पे द टैक्स एंड दैट टैक्स इज कॉल्ड एंजल टैक्स। ठीक है, तो टैक्स हो गया। उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू, ये हम लोगों को पता नहीं कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2012 to curb money laundering and tax evasion and legal provision. It was levied under section 56(2) of the Income Tax Act. Coverage earlier it applied only to local investors, but the by 2024 widened the segment to include foreign investors also. In fact, abolition of angel tax is expected to promote reverse listing of startup. Reverse listing क्या होता है? It involves Indian company initially established overseas, strategically exit by creating their legal headquarters back to their home country, like Fountain Group. ये वो एंजल टैक्स वो है ना कि जैसे कोई जो है अनलिस्टेड कंपनी स्टार्टअप हम कोई खोले ना, अभी स्टार्टअप हम कोई खोले, उसका अभी फेयर मार्केट वैल्यू मान लीजिए वो कंपनी अभी 50 लाख की बनी है, ठीक है, लेकिन जो है आप हमारे एंजल इन्वेस्टर हैं, हम आपसे क्या नाम है गए फंडिंग लेने, आपकी खूब ब्लैक पैसा आपका था ही, तो आप हमको हमारी फेयर मार्केट वैल्यू से 10 गुना ज़्यादा जो है वैल्यूएशन दे दिए ना। हमारी 50 करोड़ की कंपनी है, 50 लाख की कंपनी है, आपके नज़र में वो नहीं बहुत बढ़िया स्टार्टअप है, तुम्हारा वैल्यूएशन 50 करोड़ का है, वो 50 करोड़ की फंडिंग पे दे दिए ना एंजल इन्वेस्टर की तरह, तो आप तो दे दिए, तो आपका तो मनी लॉन्डर हो गया ना। और जब गवर्नमेंट के पास आएगा तो आप अपना दिखा दोगे कि अरे हम तो इन्वेस्ट किए हुए हैं, हमारा टैक्स नहीं लगेगा, हमारा आय कम है, ये वो है ना, लेकिन वो जो है तो इस तरह के चीज़ों पे एंजल टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है कि तुम जो है मनी लॉन्ड्रिंग ना कर सको। जो नए नए स्टार्टअप हैं जो जिनको उनकी फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा जो एंजल इन्वेस्टर फंडिंग दे रहे हैं, तो उस पर लगा रही है। पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024, तो पेटेंट अमेंडमेंट रूल 2024 अमेंडिंग द पेटेंट रूल्स फॉर 2023 अंडर द पेटेंट एक्ट 1970 का जो है एक्ट है, उसी के तहत सब रूल्स आ रहे हैं एंड हैव बीन नोटिफाइड बाय दी DPIIT। पेटेंट एंड देयर गवर्नेंस देखें तो पेटेंट प्रोटेक्शन इट मीन्स दैट द इन्वेंशंस कैन नॉट बी कॉमर्शियली मेड, यूज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, imported or sold by others without the patent holder's consent. Patents are territorial rights only applicable in the country or region in which the patent has been granted. तो पेटेंटेबिलिटी का क्राइटेरिया जो है पहला बात तो नॉट एक्सक्लूडेड, द इन्वेंशन मस्ट नॉट फॉल अंडर एक्सक्लूडेड कैटेगरी। तो कुछ चीज़ों का कोई पेटेंट से एक्सक्लूजन किया गया, लाइक जो है सर्जिकल टेक्निक्स हैं, अगर हम कोई सर्जरी का कोई टेक्निक निकालते हैं कि नहीं भाई ऐसे तरीके से ऑपरेशन करो, तो वो सब एक्सक्लूडेड है, ये पेटेंट में नहीं कर सकते इसका। उसी तरह नोवेलिटी, तो द इन्वेंशन मस्ट बी न्यू एंड मस्ट नॉट प्रीवियसली डिस्क्लोज, नया होना चाहिए। एप्लीकेबिलिटी, तो यूजेबल होना चाहिए, यानी कि अपना लैब में बना दिए कोई यूज़ ही नहीं कर पाएगा। और इन्वेंटिव स्टेप्स होना चाहिए, तो उसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव अप्रोच का इन्वॉल्वमेंट हो। ये 4 क्राइटेरिया हैं, तभी पेटेंट के लिए एलिजिबल है। रेगुलेशन ऑफ पेटेंट क्या होता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो जो है यह रेगुलेट करता है पेटेंट एंड अदर IPR एंड एडमिनिस्टर्स रिलेटेड कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज इंक्लूडिंग द पेरिस कन्वेंशन, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, बुडापेस्ट ट्रीटी को, and WTO's trade-related aspects of intellectual property rights signed in 1994 is the most comprehensive multilateral agreement on IP.
इंडिया में देखें तो रेगुलेटेड बाय द पेटेंट एक्ट 1970 है, विच कंप्लाइज विद द WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट। इन 2005 अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द प्रोडक्ट पेटेंट प्रोटेक्शन टू एरियाज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रीकल्चरल केमिकल्स। पेटेंट पीरियड जो 20 ईयर्स का है। नॉन पेटेंटेबल आइटम्स इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन विच whole or any part including the seeds, varieties and species and essentially biological processes for प्रोडक्शन एंड प्रोरोगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। की प्रोविजंस फॉर पेटेंट अमेंडमेंट रूल 2024 क्या है? तो सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप टू इंट्रोड्यूस टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेंटर्स इन दी पेटेंटेड इन्वेंशंस। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन रिड्यूस फ्रॉम 48 मंथ्स टू 31 मंथ कर दिया गया है। एंड रिन्यूअल फीस रिड्यूस कर दी गई है बाई 10% इफ पेड इन एडवांस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर एटलीस्ट 4 ईयर्स। और फ्रीक्वेंसी टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ पेटेंट तो रिड्यूस फ्रॉम वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर टू वंस इन 3 ईयर कर दिया गया है कि अब जो है स्टेटमेंट जो है वर्किंग पेटेंट के लिए पहले हर साल डालना पड़ता था, अब 3 साल में एक बार डालो, पेटेंट मिल गया जो। चैलेंजेस क्या है अभी भी जो परसिस्ट कर रहे हैं? तो पेटेंट एवरग्रीनिंग, कंपनीज में स्लाइट चेंजेस फॉर द फॉर्मुलेशन टू एक्सटेंड दी पेटेंट पीरियड गारंटीड देयर मोनोपोली और ड्रग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग तो इट इज इन दी गवर्नमेंट अलाउज someone else to produce a patented products or processes without the consent of patent owner or plans using the patent protection invention itself. Compulsory licensing तो is one of the flexibilities in the TRIPS agreement. Compulsory licensing की इनिशिएटिव क्या है? टू फैसिलिटेट द पेटेंट फाइलिंग इन इंडिया। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR पॉलिसी 2016 इट रीट्रेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड इंक्लूड्स scheme for facilitating the startup intellectual property protection and intellectual property mitra। expedited examination and reduction in the filing fees for certain categories of applications such as startup, small entities, women inventors वगैरह हैं, तो इसके लिए सब स्टार्टिंग फाइलिंग फीस वगैरह कम कर दिया गया है। फिर जो है इसमें पॉलिसी में नेक्स्ट है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन चलाया जाएगा टू इम्पार्ट IP अवेयरनेस एंड बेसिक ट्रेनिंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। रिवैम्ड पेटेंट फाइल फैसिलिटेशन प्रोग्राम है टू स्काउट पेटेंटेबल इन्वेंशंस एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड लीगल सपोर्ट। एंड ट्रेड सीक्रेट्स एंड इकोनॉमिक एस्पियोनेज तो लॉ कमीशन पब्लिश्ड 289th report on trade secret and economic espionage। Trade secret है, it compasses confidential business information which may be sold or licensed, and economic espionage the act of deliberate acquisition of confidential information from domestic companies and government entities to benefit a foreign state। It can be economic, industrial and commercial in nature। existing legal framework ऑन ट्रेड सीक्रेट एंड इकोनॉमिक एस्पियोनेज देखेंगे। इंडिया में देयर इज नो सिंगुलर लॉ एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट है 1872 का एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है सारे 1963 का अप्लाई टू कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स। एंड रिलेवेंट प्रोविजंस फॉर भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुछ इनकॉर्पोरेट किया गया है पेटेंट्स के लिए। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप तो रिसेंटली तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 31 वर्ल्ड कॉर्नर यूनिवर्सिटी। वो आवाज़ बहुत धीरे हो गया, साउंड बहुत धीरे हो गया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्नर यूनिवर्सिटी इनसे बिजनेस मॉडल या अब आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही है। तो इनके द्वारा ये पब्लिश होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। एंड अगर बात करें तो थीम क्या था इस बार का?
unlocking the promise of social entrepreneurship. Criteria for measurement of innovation क्या है? Institution, human capital and research infrastructure, credit investment, linkage, creation and hustle, education and diffusion of knowledge, creative output. टॉप रैंकिंग स्विट्जरलैंड फॉलोड बाय स्वीडन का यूएस और सिंगापुर, ये है टॉप। तो इंडिया का क्या रैंक है? तो इंडिया रैंक 39 among 133 countries, improving ranking by 1 position from 30 in 2023 with a score of 38.3. India holds the top rank in both lower middle income economies as well as central and southern states. बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई आर among the top 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर। विपो के बारे में देखा जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसीलिए स्विट्जरलैंड को फर्स्ट रैंक दिया हुआ है। जेनेसिस तो 1953 में थ्रू विपो कन्वेंशन which transformed earlier BPRI, United Nations International Bureau for Protection of Intellectual Property to WIPO. This is a specialized UN agency acting as a global forum for IT services, policy information and cooperation. Membership 193 countries है and including India. WIPO administered treaty like Bern Convention. Treaty for Bern Convention किसके लिए है? बर्न कन्वेंशन किसके लिए है? हाँ, किसके लिए है? वो कॉपीराइट के लिए है, कॉपीराइट के लिए। वाशिंगटन ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन, सिंगापुर ट्रीटी और लोग और तो आईटी इंडेक्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेज 12th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल US Chamber of Commerce raised 12th edition of IT Index. Top countries on the index are US, UK and France. Their position remained unchanged, 42 out of 55. And IT Index is different for the Global Innovation Index, which ranks India is 40 position out of 130 economies. Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledges। तो वीपो ने अडॉप्ट किया है इस ट्रीटी को एंड फर्स्ट वीपो ट्रीटी है टू एड्रेस द इंटरफेस बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, adopted on the consensus among more than 150 countries including India, which will come into force 3 months after the ratified by 15 party at least ratify कर दे। और any member state of WIPO may join। The aim is to enhance the efficiency, transparency and quality of patent system, prevent patent from being granted erroneously for not novel inventions. Treaty acknowledges the UN Declaration of the Rights of Indigenous People, UNDRIP, United Declaration of Rights of Indigenous People, and its commitment। तो UNDRIP जो है ये नॉन लीगली बाइंडिंग जो रेजोल्यूशन है अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 2007 एंड की पोजीशंस प्रोविजंस जो ये ट्रीटी में है देखें अगर तो मैंडेटरी पेटेंट डिस्क्लोजर करना है, रिक्वायरमेंट है। पेटेंट एप्लीकेशन मस्ट डिस्क्लोज द ओरिजिन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इंडिजिनस कम्युनिटी प्रोवाइडिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज। मैंडेटरी लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क एट नेशनल लेवल रखना है एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइक डेटाबेस ऑफ जो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। असेंबली करना है, मेड अप वन डेलीगेट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर facilitating the participation of developing countries and not applicable for patent filed prior to the entry into the force। prospective ये चलेगा, retrospective application नहीं है। administrative tasks to be performed by the International Bureau of WIPO। तो ये provisions हैं। measures to taken by government to protect India's traditional knowledge and resources। traditional knowledge digital library बनाया गया
जो कि डिजिटल रिपोजिटरी है टू प्रिवेंट बायो पायरेसी एंड रॉन्गफुल पेटेंट्स। एंड इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 adopted PDR mechanism for the disclosure of involved जो है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड रिसोर्सेज, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट ऑफ 2001 है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट BDA 2002 का, अलाइन टू कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग की बात करता है। FRA 2006 है, प्रोवाइड्स फॉर दी कम्युनिटी राइट्स ओवर दी फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। GI इंडिकेशन एक्ट है 1999 का, guarantees collective rights over traditional knowledge, and UNESCO recognition like yoga etc. that recognizes the intangible cultural heritage. तो ये हो गया बिजनेस। ये हो गया हमारा खत्म ना। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में PM गति शक्ति मास्टर प्लान, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान launch of 2021 has completed 3 years. So PM Gati Shakti approach is driven by civil engine, railway, road, port, waterway, airport, mass transport and logistics. PM Gati Shakti National Master Plan to developed by DT Master Planning Tool by State Karyakar National Institute for Education and GIS Committee, GIS. It is built on open source technology hosted by Miraj. Government of India is cloud and integrates ISRO satellite imagery and survey of India boundaries now. It provides comprehensive database of the ongoing and future projects of various ministries. Bharatmala, Salamala, Waterway, Thailand. प्रधानमंत्री क्या है? ये प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान टारगेट्स क्या टारगेट करता है? तो एक्सप्लेन यूनिट ऑफ रोडवेज टच द 2 लाख किलोमीटर मार्क, रेल कार्गो कैपेसिटी टू ग्रो टू 1600 टन विदिन 2025, पावर ग्रिड टू एक्सटेंड रिच 4,54,275, इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी to 25 gigawatt by 25 financial year, complete around 17,000 kilometer of gas pipeline. ये इसके टारगेट नेक्स्ट अपना PPP फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो बेंचमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, ये भी वर्ल्ड बैंक की थी, एनालाइजिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेगुलेटरी लैंडस्केप अक्रॉस 140 इकोनॉमीज देखा। तो इंडिया में देखा जो है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी लेवल मैटर्स कंसर्निंग दी PPPs। जो PPP मॉडल इंडिया में है अलग टाइप के होते हैं। एक हाइब्रिड एनुइटी मॉडल है, इट कंबाइंस दी EPC मॉडल का 60% स्टेक्स और BOT मॉडल का 60% एनुइटी शेयरिंग कॉस्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक का 40% रहेगा, प्राइवेट का 60% रहेगा। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र जो मैकेनिज्म है, इट मॉडल वेयर प्राइवेट एंटिटीज बिल्ड ऑपरेट बिफोर ट्रांसफरिंग दी ओनरशिप। तो प्राइवेट बिल्ड और ऑपरेट करती है, फिर पब्लिक को ट्रांसफ़र कर देती है, पब्लिक एंटिटी को। बिल्ड ओन ऑपरेट, तो प्राइवेट एंटिटी बिल्ड भी करेगी, ओन भी करेगी, ऑपरेट भी करेगी, विथ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराएगी। BOT का एनुइटी मॉडल है, गवर्नमेंट पेज प्राइवेट एंटिटीज एनुइटीज़ बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज और एसेट मेंटेनेंस। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं। फिर इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी बनाई गई है दैट इवेलुएट्स इंटर सेक्टर PPP प्रोजेक्ट्स को। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, सीक्स टू जनरेट इन्वेस्टमेंट बाय मोनेटाइजिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एसेट्स, टारगेटिंग 6 लाख करोड़ जो है 4 साल में करना है 2025 तक। वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है दैट प्रोवाइड 40% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एज अ कैपिटल ग्रांट टू इनहेंस द प्रोजेक्ट वायबिलिटी।
एंड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड है, तो एड दी डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी पीपी प्रोजेक्ट बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी फंडिंग सपोर्ट टू प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज़। एफडीआई जो है अलाउ कर दिया गया अप टू 100% एफडीआई इन इक्विटी ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल इन द पीपीपी सेक्टर एज एन ऑटोमेटिक बेसिस फॉर मोस्ट सेक्टर्स। पीपीपी पीपीपी हो गया। नेक्स्ट बॉस एसेट मोनेटाइजेशन। highest ever monetization value of 50,000 crore is an infrastructure investment. Infrastructure investment trust board. Asset monetization क्या होता है? तो the process of creating new source of revenue for the government and its entities by the unlocked economic value that unutilized or underutilized public assets such as property, airport, pipeline, etc. The necessary business accessibility or simultaneous recommended asset monetization. So the amount to the year 2021-22 to the integration cycle. Process क्या होता है? Asset monetization involves the license or lease of the government and associate private entities or a specific period in a sense of payment. A transfer of rights in exchange for payment is done by the concession agreement. That facilitates balance risk sharing between the public society and the private party. Initiative taken for asset monetization, outcome जो है government has identified 30 sectors to monetize its grant in infrastructure. Top 5 sectors sector that is 3% of the aggregate outcome. Those सबसे ज़्यादा है 27 to Brazil at 25, our 15%, our 10%. Our local land monetization corporation LLC, a special purpose vehicle for undertaking surplus land monetization of central public sector enterprises and other government. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल पार्क्स। तो यूनियन बजट 2024-25 में प्रपोज किया गया क्रिएशन ऑफ 12 industrial parks which will be sanctioned under the National Industrial Corridor Development Program. Industrial parks जो हैं are economic zones हैं that are expressly developed to accommodate a cluster of industrial activities like आंध्र प्रदेश का सीरी सिटी इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। एंड जो ये है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है एम्स टू डेवलप द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट एम्ड एट डेवलपिंग द फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज़ विच कैन कम्पीट विद द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। प्रोजेक्ट जो है इसमें 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर envisaged consisting of 32 projects to be developed in 4 phases. डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है दिल्ली मुंबई का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये अप्रूव हुआ था 2007 में। एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क देखें तो इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट एंड नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो है विद फाइनेंस मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन होंगे दैट रिव्यूज़ द इम्प्लीमेंटेशन। एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स अगर देखें तो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं। पहला अपना हो गया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड फिर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है दूसरे नंबर पे। एंड चेन्नई जो है बेंगलोर है, चेन्नई बेंगलोर इधर आ गया 3 नंबर। विजाग चेन्नई है और उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है। एंड हैदराबाद नागपुर है, इधर हैदराबाद से नागपुर का नेशनल कॉरिडोर है। हैदराबाद वारंगल है बगल में। हैदराबाद बेंगलुरु भी है और बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। एंड एक्सटेंशन ऑफ जो ये है चेन्नई बेंगलोर है, चेन्नई बेंगलोर को कोची तक वाया कोयम्बटूर एक्सटेंड करने वाला जो 10 है। एंड दिल्ली नागपुर एक जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया। ये 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं।
तो द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव 12 न्यू इंडस्ट्रियल नोड्स और सिटीज़ अंडर दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 12 न्यू इंडस्ट्रियल नोड्स हैं, दे आर स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड अमंग 6 मेजर कॉरिडोर्स across 10 states. These industrial areas are located in the उत्तराखंड में जो है खुरपिया में है, राजपुरा पटियाला इन पंजाब, दिघी इन दी महाराष्ट्र, पल्लाकाड़ इन दी केरला, आगरा एंड प्रयागराज इन यूपी, गया इन बिहार एंड जहीराबाद इन तेलंगाना and Orvakal and Kokaparthi in Andhra Pradesh, Jodhpur Pali in Rajasthan. So the new industrial cities will be developed as the greenfield smart cities of global standard and builds ahead of demand on plug and play and walk to work concept. Logistics sector of India. So according to Invest India, India to be among the top 25 countries of logistics performance index. तो फिर आता है कि logistic performance index is an interactive benchmarking tool developed by World Bank Group and released every 2 years. Objective: it ranks the countries based on the challenges and opportunities faced in their performance in their logistics. 6 रैंकिंग पैरामीटर्स होते हैं: कस्टम्स परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग एंड टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट। रैंकिंग इन 2022 एडिशन, इंडिया वाज रैंक 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज, मार्किंग एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 6 प्लेसेस फ्रॉम 44 इन 2018। और सेम रैंक सेम कितना था वहां तक विपो में 29 सॉरी 39 हाँ विपो में 39 था, सेम 139 कंट्री में। और स्टेप्स टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आया 2022 में। Therefore, the soft infrastructure logistics sector development, including the process reform, digitization, human resource development, comprehensive logistic action plan as a part of national logistic policy covering 8 urban areas, including integrated digital logistics system, service improvement, etc. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या था? डिसीजन सपोर्ट, एस्टेब्लिश्ड ए डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो कोई भी डिसीजन डेटा ड्रिवन होना चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन अभी कितना है लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया का लगभग 11-12%, उसको कम करके 9% करना है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग को सुधार करके टॉप 25 बनाना है और इन्वेस्ट इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया भी टॉप 25 अप टू 2030 तक आ जाएगा। तो ये हो गया नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। दूसरा है मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क। गवर्नमेंट हैज प्लान 35 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क विद एन इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ 6.2 बिलियन। ये भारत माला परियोजना अबाउट 65,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे आर टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 2 फेजेस अंडर प्रोग्राम। यूएफसी बनाया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर टू असिस्ट नेशनल रेल प्लान 2030 इंक्रीजिंग शेयर ऑफ रेल फ्रेट ट्रैफिक फ्रॉम 27% in 2019 to 45% up to 2030। Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited is utilized purpose vehicle of Indian Railway to undertake planning and development, mobilization of financial resources and construction, maintenance and operation of the dedicated freight corridor. It is incorporated in 2006 under Indian Companies Act 1956। फिर आता है REAP program, Logistic Efficiency and Enhancement Program to improve
फिर ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी, फिर आता पीएम गति शक्ति टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, फिर आता लॉजिस्टिक गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड, तो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, लॉजिस्टिक क्रॉस बिटवीन स्टेट एक्सेट्रा। तो ये सब लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अदर रिलेटेड न्यूज़, तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक, रशिया अप्रूव्ड द ड्राफ्ट रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट रेलोज इन इंडिया। रेलोज क्या होता है? इट वुड एनेबल द मिलिट्रीज ऑफ बोथ कंट्रीज to access logistic and support facilities at each other's base and port. It will facilitate the replacement of fuel, returns, spare parts and working for troops, warships and aircraft while operating away from home ports and bases during the war and peacetime mission. Other country with India has similar agreement. US के साथ डेका है, लिनोवा है, कैसा है तो लिनोवा जो है वो इसी के लिए है। जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, फ्रांस के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है। ये ऊपर वाला बस मॉडल स्प्लिट फ्रेट मूवमेंट इन इंडिया 2022 देख लीजिए। ये मॉडल स्प्लिट फ्रेट मूवमेंट इन इंडिया 2022, तो रोड जो होगा 3.05 ट्रिलियन टन किलोमीटर, तो रोड का 66% कंट्रीब्यूशन, रेल का 31% कंट्रीब्यूशन, 3% है और एयर ओनली 1%। तो सबसे ज्यादा तो 67% है। इसी को हमें चेंज करना है मॉडल स्प्लिट में। 47 रेलवे का करना है, 25% करना है और शिपिंग का 10% करना है और एयर का 3% करना है। ये प्लान है 2030 तक का। नेक्स्ट है पोर्ट सेक्टर। तो पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दी वधवन पोर्ट। वधवन पोर्ट कहाँ पर? महाराष्ट्र में पालघर में। वधवन पोर्ट लोकेटेड जो है नियर दहानू टाउन इन पालघर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र है। इट विल बी established as a 13th major port in the country and will be country's largest container port and one of India's largest deep water port also. The port will be developed based on the landlord port model. Under it, the private players take over the operational aspect while the other authorities act as a regulator and landlord. इंडियाज़ पोर्ट सेक्टर की अगर बात करें तो इंडियन मैरीटाइम सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 95% ऑफ इंडिया स्टेट बाई वॉल्यूम और 70% बाई वैल्यू। वॉल्यूम तो 95% जो है मैरीटाइम से ही आ रहा है। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया 22वें पोजीशन पे है ऑन इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी। टर्न ओवर टाइम जो है एक दिन से भी कम हो गया है, 0.9 डेज पे आ गया है। एंड इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट है, 13th वधवन है और 14th जो है गलीथिया में अंडमान निकोबार में बन रहा है। एंड 200+ नॉन मेजर पोर्ट्स हैं एंड विथ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज जो है ये इसको कंट्रोल करती है मेजर पोर्ट्स को। एंड द ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट जो है ये कोलकाता है, ओल्डेस्ट, एंड नाउ रिनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोला जाता है। एंड इज द ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया है, ओनली। एंड मुंबई पोर्ट जो है ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है एंड हार्बर इन द इंडिया। कामराज पोर्ट जो है एन्नोर पोर्ट है इन तमिलनाडु है, ये ओनली कॉर्पोराइज्ड पोर्ट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी है। एंड जो अपने देखेंगे अगर 12 पोर्ट्स इंडिया के तो वेस्टर्न कोस्ट पे ईस्टर्न कोस्ट पे करके देखते हैं। वेस्टर्न कोस्ट में स्टार्ट करेंगे ऊपर से तो गुजरात में कांदला पोर्ट है और फिर
ये नीचे आएंगे अपना महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में अपना मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, JNPT है, और वर्धमान पोर्ट है। 3 तो महाराष्ट्र में ही हो गया। उसके बाद फिर गोवा में आएंगे तो मुरगांव पोर्ट है, मैंगलोर पोर्ट आंध्र प्रदेश में है, कोच्चि पोर्ट जो है केरला में है। तो इधर जो है वो इस साइड हो गया 7, 3 इधर हो गया महाराष्ट्र में, 4 बाकी अगल बगल के बाकी कोस्टल उसमें एक एक। इधर भी जो है अपना 6 है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता का हो गया, उड़ीसा में पारादीप, फिर विजाग हो गया आंध्रा में। यहाँ पे जैसे वहाँ महाराष्ट्र में 3 है, इसी तरह यहाँ पे तमिलनाडु में जो है 3 ठो है। और उसमें एक कामराज पोर्ट है इंदौर में, फिर चेन्नई में है, और एक तूतीकोरिन में VO चिदम्बरम पोर्ट है। तो इधर ये 3 इधर हो गया, 3 जो है ऊपर हो गया, 6 इधर हो गया, जो है अंडमान निकोबार में 7 वहाँ जो है इस साइड भी मतलब 7-7 बराबर हो जाएगा, लेफ्ट और ईस्ट और वेस्ट मिला के गलेथिया वे में। तो ये है मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स का अगर देखें अंतर, तो मेजर पोर्ट जो है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, जबकि नॉन जो है मेजर पोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट जो है 2021 प्रोवाइड द रेगुलेशन ऑपरेशन एंड प्लानिंग, और नॉन मेजर पोर्ट्स जो गवर्न होता है ये इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1918 का एक्ट है, उसके थ्रू गवर्न होता है। मेजर पोर्ट्स आर रन बाई रिस्पेक्टिव पोर्ट अथॉरिटीज़ एज अ लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पे चलता है, और जबकि जो माइनर पोर्ट होते हैं दीज पोर्ट्स कम अंडर द परव्यू ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड रेगुलेटेड बाई स्टेट डिपार्टमेंट और स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स होते हैं, उनके द्वारा रन होते हैं। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द मेजर पोर्ट्स अगर देखें तो अलाउड है फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स थ्रू कंसेशन एग्रीमेंट्स, एंड एसेट्स इज हैंडेड ओवर टू पोर्ट अथॉरिटी आफ्टर कंसेशन पीरियड एक्सपायर। जबकि स्टेट माइनर वाले में देखें तो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट एंटर इनटू दी कंसेशन एग्रीमेंट विद दी प्राइवेट ऑपरेटर्स टू डेवलप एंड ऑपरेट दी माइनर पोर्ट्स ऑन PPP मॉडल। इनिशिएटिव टेकन फॉर द पोर्ट सेक्टर इन इंडिया अगर देखें तो सागरमाला प्रोजेक्ट है लॉन्च इन मार्च 2015 विथ एम टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर फॉरेन एंड डोमेस्टिक ट्रेड, ऑप्टिमाइज द ट्रेनर मूवमेंट एंड इन्हेंस द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। फिर मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 है, डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इट एम्स टू डेवलप द वर्ल्ड क्लास पोर्ट, प्रमोट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कोस्टल शिपिंग एंड सस्टेनेबल मैरीटाइम सेक्टर। National Logistic Ports Marine, an IT platform that enhances the efficiency, transparency and reduces the cost and delays by connecting stakeholders in the logistics sector. फिर सागर मंथन है which is a digital platform providing the real time performance monitoring dashboard, और सागर सेतु है जो कि एक मोबाइल ऐप है that enhances the ease of doing business by providing real time port operations, monitoring and access to vessels, cargo, containers, finance and regulatory authorities data। अदर की डेवलपमेंट देखें पोर्ट सेक्टर से रिलेटेड तो पोर्ट लैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, रिसेंटली न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग डेवलप्ड बाय द पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड एट द पेट्रोपोल वेस्ट बंगाल में। तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, आता है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, एंड ऑब्जेक्टिव है इसका इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन रिलेटेड टू द लैंड पोर्ट ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन। लैंड पोर्ट्स आर एरियाज ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स नोटिफाइड एज लैंड कस्टम स्टेशंस और इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स विच फैसिलिटेट द क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स। तो अपना पेट्रोपोल में उधर वेस्ट बंगाल से है अपना आने जाने का तो बनाया गया है। तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। अपना ICP जो सिंगल कॉम्प्लेक्स है दैट हाउसेस ऑल द रेगुलेटरी एजेंसीज फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स वाइल ऑल्सो एड्रेसिंग द सिक्योरिटी कंसर्न। तो सिक्योरिटी और रेगुलेटरी एजेंसी के सब पूरा एक सिंगल विंडो टाइप का रहेगा। फिर मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी है, तो मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज एन इंसेंटिव प्रोवाइडर फॉर द इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म। तो मुर्मुगांव पोर्ट गोवा में इंडिया फर्स्ट पोर्ट टू इंट्रोड्यूस ग्रीन शिपिंग इनिशिएटिव एंड हरित श्रेय स्कीम है थ्रू दी ESI इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म।
तो हरित श्रेय स्कीम 2023 में इंसेंटिवाइजेज द शिप्स विद फेवरेबल ESI स्कोर एंड इट एम्स टुवर्ड द डीकार्बोनाइजेशन एंड ग्रीन शिपिंग। द इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI प्लेटफॉर्म है। तो दिस प्लेटफॉर्म्स दिस इज पब्लिश बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर। सिंस 2011 से पब्लिश किया जा रहा है। Defines ships that perform better in reducing the air emission that requires the required by current emission standard of International Maritime Organization। फिर ड्राई पोर्ट्स में तो रिसेंटली बिहार का फर्स्ट ड्राई पोर्ट वाज इनॉग्रेटेड नियर पटना and dry port also known as inland port. It is the inland terminal that is meant to provide the connectivity to a seaport by rail or road, and it includes inland container depots, container feed stations and air feed stations. Benefit is to provide a more efficient and cost effective gateway to international trade for landlocked states, regions, reduces pressure on coastal ports, etc. Container Port Performance Index, the World Bank and S&P Global Market Intelligence releases CPPI जो है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। और 9 of Indian ports have found their position among top 100 global ports in this index। टॉप रैंक जो है उसमें जो है चाइना का यांगशान पोर्ट है, ये टॉप किया है इस इंडेक्स में। नेक्स्ट अपना रेलवे सेफ्टी। इंडियन रेलवे के बारे में बात करें तो सेवरल तो रेलवे एक्सीडेंट इन इंडिया इन द लास्ट 5 years 75% of railway accident involve derailment. There is a steep decline in number of consequences train accident. Accident involving serious people consumption or loss of from 473 in 2000 2001 to 48. The steps taken for railway safety तो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाया गया 2020 में 1 लाख करोड़ हाई पीएफ फंड for upgrading critical railway system। रेल सुरक्षा को 1 लाख करोड़ पर 5 years for upgrading critical railway safety infrastructure। Faster development of link Hawkman bus LHB coaches। तो LHB coaches are considered for fast paper older coaches that are integral coach practical coaches। Cover system is an indigenous automatic train protection system or train collision avoidance system useful for high speed as well as heavy labor। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी लखनऊ में हेडक्वार्टर है। अभी रेलवे इंस्पेक्टरेट इट वाज डिलीटेड एज रेलवे कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इन 1961 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर एक्ट करता है। डील्स विद द मैंडेट रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ रेल ट्रेवल एंड ऑपरेशंस एंड हैज a statutory function like inspectorial, investigatory and advisory under Railway Act 1989। Investigation जो है सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट करना है। नेक्स्ट है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID। CRS सिविल एविएशन के अंडर में है, याद रखना है। NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेंट्रल बैंक अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 नोटिफाइड किया NABFID को अ पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ओनली इंस्टीट्यूशन दैट इस्टेब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल और स्टेट एक्ट और हुज एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैन बी नोटिफाइड एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो NABFID है, it was established as an infrastructure focused development financial institutions and under the National Bank of for Financing Infrastructure and Development Act of 2021। Objective is to support development of long-term non-recourse infrastructure financing in India, developing including the development of bonds and derivative markets। Regulation जो है NABFID shall be regulated and supervised by the RBI करता है as an all India
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द सेक्शन 45N and L of RBI Act of 1934 एंड ओनरशिप जो है इंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस करेंटली जो है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसका ओन्ड है इंटायर शेयर होल्डिंग। ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। कल पढ़ते हैं, कल तो होगा नहीं। क्या चीज़? खत्म तो होगा नहीं, कल पढ़ते हैं। हाँ कल